बेटर टू लिव 1 year विद टाइगर डिस्पाइट लिविंग हंड्रेड्स ऑफ ईयर विद शीप। 100 साल भेड़ों के साथ रहने से अच्छा है 1 साल टाइगर के साथ रहा जाए। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पोइम ए टाइगर इन द जू हमने पहले कर ली है, लेकिन वो जो क्वेश्चन आंसर्स हमने किए थे और जो आज हम करने जा रहे हैं उनमें बहुत फ़र्क है। एक कवि अपनी कविता को निखारने के लिए बहुत सारे श्रृंगार का यूज़ करता है, ठीक है, हिंदी में जिसको हम अलंकार भी कहते हैं। ऐसा ही इंग्लिश के अंदर भी होता है, ठीक है, उनको बोला जाता है पोइटिक डिवाइसेस। तो आज जो हम करने जा रहे हैं, पोइटिक डिवाइसेस को देखने जा रहे हैं, ए टाइगर इन द जू बाय लेज़ली नॉरिस के द्वारा। ठीक है, चलो अब आज का जो काम है वो हम शुरू करते हैं। ये जो पोइम है, इसकी जो अब समरी है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ ये किस चीज़ के बारे में है। ये दो चीज़ों का कॉन्ट्रास्ट है। कॉन्ट्रास्ट का मतलब एक तरीके से विपरीत जो चीज़ें हैं उनको साथ करके दिखाया गया है। एक टाइगर जो कि जंगल के अंदर होता तो क्या होता है, और एक टाइगर जो कि एक जू जिसको हम बड़ा इंटरेस्टिंगली देखते हैं अपने नज़रिए से, लेकिन अगर हम उसको पशु के नज़रिए से यानी कि टाइगर के नज़रिए से देखें तो क्या फ़र्क है। एक टाइगर जो कि जू के अंदर है, चिड़ियाघर के अंदर है, एक टाइगर जो कि फॉरेस्ट के अंदर है। इन दोनों चीज़ों का कंपैरिजन दिखाया गया है। चिड़ियाघर में क्या होता है, वो बेचारा चक्कर लगाता रहता है इधर से उधर, इधर से उधर। क्या फ़ायदा, कुछ नहीं, क्योंकि उसको ना तो शिकार करने को मिलेगा ना उसको कोई आज़ादी करने को मिलेगी। और जो कोई भी उसको देखने जाता है बड़ा चाव से आके बताता है, यार मैंने तो आज शेर देखा, आज मैंने टाइगर देखा। लेकिन क्या वो इंसान बोल भी पाता अगर वहाँ पे सलाखें ना होती, वो जू ना होता बल्कि एक फॉरेस्ट होता। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है। अगर मान लो कि एक जो है जो टाइगर है जू के अंदर बड़ा चिड़चिड़ा जाता है कई बार, लेकिन क्या फ़ायदा, वो रहना तो उसको बेचारे को वहीं है। लेकिन अगर वो रहता एक जंगल के अंदर, कम से कम इधर उधर भाग सकता, ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें वो कर सकता। चलो आज का जो हमारा काम है वो हम शुरू करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं वो हैं ये, ठीक है, पर्सोनिफिकेशन। वैसे पर्सन को हम जानते हैं, पर्सन का मतलब होता है क्या है, किसी इंसान का। लेकिन पर्सोनिफिकेशन का मतलब क्या होता है, तब एक ऐसी चीज़ जो कि इंसान नहीं है उसको इंसान जैसा बना के बताया जाए, उसको बोला जाता है पर्सोनिफिकेशन। जैसे हिंदी के अलंकार में मानवीयकरण को आप जानते होंगे, ये हो गया हमारा पर्सोनिफिकेशन। उसके बाद आता है हमारा रिपीटिशन। जैसा कि आपने कई बार सुना होगा कनक कनक, जिनका अलग अलग मतलब भी निकल के आता है। रिपीटिशन मतलब किसी खास जो वर्ड है उसके ऊपर दबाव डालना, और इसको आप बड़े आसानी से पहचाना जा सकता है। एक वर्ड को उस लाइन में 2 बार लिखा मिलेगा। आगे वाले जो अब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे उनके अंदर भी एक लाइन आएगी जिसके अंदर 2 बार लिखा होगा। मैं आपको टाइम दूंगा, देखते हैं आप पहचान पाते हैं या नहीं पाते। इमेजरी, इमेज का मतलब होता है पिक्चर। इसका मतलब कुछ वर्ड्स जिससे हमारे दिमाग के अंदर कोई पिक्चर बन जाए, ठीक है, तो उसको बोला जाता है इमेजरी। कुछ ऐसे वर्ड्स जिससे हम दिमाग के अंदर एक पिक्चर बना पाएँ, अच्छा ये ऐसी ऐसी चीज़ वहाँ पे होगी, कल्पना कर पाएँ एक तरीके से, उसको बोला जाता है इमेजरी। ये हम सब कर रहे हैं पोइटिक डिवाइसेस जो आपको बिल्कुल ध्यान के अंदर रखने ही रखने। उसके बाद हमारा आता है राइम स्कीम। राइम स्कीम का क्वेश्चन हम करेंगे तब मैं आपको वहाँ पे बताऊँगा। उसके बाद हमारा जो आता है एलिट्रेशन, जिसको सबसे आसान अलंकार माना जाता है अनुप्रास अलंकार, ठीक है। अनुप्रास अलंकार इसका मतलब दो या दो से ज़्यादा साथ में ऐसे वर्ड आएंगे जिनकी स्टार्टिंग, मोस्ट ऑफ द केसेस एंडिंग भी हो सकती है, मोस्ट ऑफ द केसेस जिनकी स्टार्टिंग जो होगी वो एक जैसे लेटर्स से स्टार्ट होगी, मतलब एक जैसे अक्षरों से स्टार्ट होगी। जैसे कि इन्होंने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल भी दिया है क्रैम्प्ड सर्कल। आप यहाँ पे देखोगे जो क्रैम्प्ड है उसका सी, और उससे आगे है सर्कल्स उसका भी सी, दोनों के अंदर सी आया है। तो मतलब एक तरीके से अगर दो कोई वर्ड हमें नज़र आते हैं जिसकी स्टार्टिंग बिल्कुल एक जैसे वर्ड से लेटर से स्टार्ट हो रहे, तो हम उसको एलिट्रेशन के अंदर डाल देंगे, ठीक है। अब आपका जो मेन काम स्टार्ट होता है, एक राइम स्कीम के बारे में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो सबसे पहला हमारा जो स्टार्ट होता है वो है
इन द फॉलोइंग लाइन्स चूज द पोइटिक डिवाइस, डिवाइस इज यूज्ड बाय द पोइट, जिनको हम पोइटिक डिवाइस कर रहे हैं। और आपके लिए आसानी ये है कि ये केवल जो इन्होंने 4-5 जो ये पोइटिक डिवाइसेस बता रखे हैं, आपका जो आंसर करना है केवल इनके अंदर से उसको आंसर करना है। तो सबसे पहले आता है ही स्टोक्स। अब ही एक बिल्कुल नॉर्मल सी बात है जो हम सब जानते हैं। ही का प्रयोग किस लिए होता है? ही का प्रयोग होता है पुरुष के लिए, ठीक है। और शी का प्रयोग किस लिए होता है? शी का प्रयोग होता है किसी फीमेल के लिए, ठीक है। और जो बाकी चीज़ें बच गई, निर्जीव चीज़ें या फिर जानवर, उनके लिए हम यूज़ करते हैं, वो यूज़ करते हैं हम इट। लेकिन यहाँ पे लिख रखा है ही स्टोक्स। हम सब जानते हैं कि टाइगर के बारे में बात चल रही है, यहाँ पे इट आना चाहिए था, ठीक है। इसके अलावा मान लो कि यहाँ पे इट ना भी आता तो हिज कहाँ से आ गया? इट आए या ना आए, हिज आ गया, ही हिज, ठीक है। तो यहाँ पे ही हिज हिम हम सब जानते हैं, ठीक है। इट्स आना चाहिए था। ये दोनों वर्ड्स देख के हमें पता लग रहा है कि इसको एक मानव का रूप दिया गया है, मानव का रूप दिया गया है। तो हमारे लिए बड़ा आसान हो जाता है कि ये कौन सा है? ये है पर्सोनिफिकेशन। इसके अंदर जो वर्ड्स का यूज़ किया हुआ है वो एक इंसान के लिए यूज़ किया हुआ है, इंसान के तरीके से यूज़ किया हुआ, तो ये हो गया पर्सोनिफिकेशन। इसके अलावा इन्होंने, हमारा काम चल गया था लेकिन इन्होंने बोला बोथ द डिवाइसेस, 2 डिवाइस इसके अंदर यूज हुए हैं पोइटिक डिवाइस। एक हमने ढूंढ लिया पर्सोनिफिकेशन, अब दूसरा हमारा ढूंढना बाकी रह गया। ही स्टोक्स इन हिज विविड स्ट्रीप्स। स्टोक्स का मतलब होता है टू मूव क्वाइटली, बिल्कुल आराम से चलना। वैसे जंगल के अंदर स्टोक्स का मतलब होगा कि जैसे शिकार करने के लिए बिल्कुल आराम से चलना, ठीक है। ही स्टोक्स इन हिज विविड स्ट्रीप्स। विविड का मतलब होती है थोड़ी गहरी, स्ट्रीप्स का मतलब धारियाँ। तो इससे हमारे दिमाग के अंदर बात आ जाती है कि एक टाइगर जो है वो आराम आराम से बिल्कुल चल रहा है, अपनी चमकीली या चमकीली भी हो सकती है विविड, और गहरी भी हो सकती है, गहरी धारियों के साथ वो चल रहा है। इससे हमारे दिमाग के अंदर एक बात आ जाती है। तो हम कह सकते हैं कि इसके अंदर हम इमेजिन कर पाए इन वर्ड्स की वजह से कि किसके बारे में क्या बात चल रही है। तो इसलिए इसके अंदर जो सेकंड डिवाइस यूज हो रहा है वो हो रहा है इमेजरी। तो हमारा फर्स्ट आंसर हो गया पर्सोनिफिकेशन और उसके साथ साथ इमेजरी। अगला है ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्विट इन क्वाइट रेज। अब आपके लिए मैंने कहा था कि टाइम भी दूंगा, मैं टाइम दे रहा हूँ 10 सेकंड का। आपको सोच लो, आंसर तो मेरे को बताना है ही कि इसके अंदर कौन सा पोइटिक डिवाइस यूज हुआ है। हिंट ये है कि आपको ये वर्ड नजर आएगा, ठीक है। आई थिंक टाइम हो चुका है। क्वाइट और क्वाइट 2 बार इसका यूज हुआ है, तो हम यहाँ पे जो कह सकते हैं पोइटिक डिवाइस यूज हुआ है उसको बोलेंगे हम रिपीटिशन। एक लाइन के अंदर हम देख रहे हैं क्वाइट का 2 बार यूज हुआ है, तो इसका आंसर बड़ा आसान सा हो जाएगा, वो होगा रिपीटिशन, ठीक है। थर्ड है बट ही इज लॉक्ड इन ए कॉन्क्रीट सेल। इसके अंदर भी हमें पोइटिक डिवाइस बताना है। बिल्कुल बहुत ही आसान है। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये और ये दोनों क्या है? ही हैं। इसका मतलब अगेन इसका यूज़ किस चीज़ की में कर रखा है? इंसान के रूप में ही का यूज़ हो रखा है। रियलिटी में तो वो जानवर है, टाइगर है। तो इसलिए यहाँ पे भी जो आंसर होगा वो क्या होगा? पर्सोनिफिकेशन इसका आंसर होगा, ठीक है। अब आता है फोर्थ he stalks in his vivid streets the few steps of his gaze on pads of velvet quid in his quiet rays। अब इसका मतलब पहले हम एक बार थोड़ा सा जान लेते हैं। वैसे हमें इसके अंदर जो है बताना है वो बताना है राइम स्कीम। बड़ा आसान सी बात है। अब देखो स्ट्रिप्स, इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है, मान लेते हैं इसको ए है प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। केज, स्ट्रिप्स और केज क्या एक जैसी साउंड आ रही है? नहीं आ रही है, इसको हम मान लेते हैं बी, ठीक है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्विट, स्ट्रिप्स, केज और क्विट तीनों की अलग आवाज़ आई, तो हम इसको मान लेते हैं कि ये सी है। अब आया रेज। अब इन वर्ड्स के अंदर से हमें पता लगता है कि जो रेज है
उसकी प्रोनाउंसिएशन स्ट्रिप्स जैसी नहीं है, लेकिन उसकी प्रोनाउंसिएशन केज जैसी है, केज रेज। तो हम इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम बी लिखेंगे। कहने का मतलब क्या है बेटा, अगर एक कहानी हो तो वो चलती रहेगी, कोई बात नहीं। हम सब जानते हैं कविता जो होती है उसके जो लास्ट वर्ड्स होते हैं उनकी प्रोनाउंसिएशन एक या दो लाइन के बाद सिमिलर होती ही होती है, ठीक है। जैसे कि एक इंग्लिश के अंदर पोइम है, रेन रेन गो अवे कम अगेन अनदर डे, अवे और डे, ठीक है। लिटिल जॉनी वांट्स टू प्ले, ठीक है। अवे, डे, प्ले, ये जो लास्ट के वर्ड्स हैं ये एक जैसे आ रहे हैं, इसी से तो हमें पता लगता है कि ये कविता है। तो राइम स्कीम क्या होती है, जो लास्ट वाले वर्ड्स हैं उसमें कौन कौन सी लाइन के अंदर सिमिलरिटी है, बस ये हो गया हमारा आंसर। देखो इसकी जो राइम स्कीम होगी वो होगी ए बी सी बी, ठीक है। इसका मतलब कि इसके अंदर जो लाइन सेकंड है और फोर्थ है उसके लास्ट वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन एक जैसी है, उसको छोड़ के बाकी सब अलग है, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा क्या, ए बी होगा, नहीं होगा, इसका आंसर होगा ए बी सी बी। तो आई होप, मैं समझता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कोई फिर भी प्रॉब्लम रहती है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर मुझसे पूछ सकते हैं। तो बेटा एक जो इम्पोर्टेंट बात ये है, वैसे आपका काम पूरा हो चुका है, आप चाहें तो वीडियो को यहीं रोक सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन जो समझने की बात ये है कि आज का जो टाइम है वो बड़ा डिफ़िकल्ट टाइम है, किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसा हो सकता है। तो हमें पूरे भारत का बोझ उठा के नहीं चलना, हम अगर अपना भी बोझ उठा के चल पड़ते हैं वो भी हमारे लिए एनफ है। बोझ उठाने का मतलब ये नहीं है कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, मास्क लगाना, ये तो करना ही भाई, तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है ये पढ़ाई, ठीक है। एक दिन भी एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ेंगे आपको खुद से कोशिश करनी पड़ेगी कि हम इसको समझ सकें। जो हमें समझ में नहीं आ रहा हम उसको कम से कम नेट से देख के, अपने सर से पूछ के, या किसी भी तरीके से हम उसको सॉर्ट आउट कर पाएँ। ये आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई है, क्योंकि टीचर स्कूल के अंदर नहीं जा पा रहे हैं, ठीक है। स्कूल के अंदर एक अलग ही माहौल बनता है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अपने लिए टाइम निकालना पड़ेगा, नेट का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। चाहे कैसे ही करो, कोई टाइम फिक्स करो, ये आपकी जिम्मेदारी है बेटा, ठीक है। क्या पता अब आगे एग्ज़ाम होंगे या जो आप काम डेली करके भेज रहे हो इसके ऊपर असेसमेंट होगा, ये सब आपको खुद देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, अपनी जिम्मेदारी अपने कंधों पे उठानी पड़ेगी। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू।